पिछली 2 क्लासेस में हमने देखा कि टेस्टिंग की कुछ अप्रोचेस होती हैं। ओवरऑल एक से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना हो तो हम किस किस अप्रोच के तहत उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक अप्रोच बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चाह रही थी, बड़ी रिगरस प्लान चाह रही थी। वो कहती थी कि रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बाकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग डिज़ाइन एक्सेट्रा भी अवेलेबल है। तो हमें पहले से ही अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट्स रिकॉर्ड करनी चाहिए और उसके बाद उनके अगेंस्ट हमें टेस्ट केसेस जनरेट करके प्लान के तहत एग्जीक्यूट करने चाहिए। इसको हमने कहा था ये स्क्रिप्टेड टेस्टिंग है कि हम एक शुरू से लेकर आकर तक एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। दूसरी अप्रोच हमने कहा था कि ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर हमारे पास बड़े रिगरस डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, प्लानिंग का चांस इतना ज़्यादा नहीं होता हमारे पास, हाउएवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल, तो वहाँ पर हम कह रहे थे कि हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वाली अप्रोच। इसमें क्या होगा, इसमें हम कह रहे हैं जैसे कि नीचे लिखा हुआ है टेस्ट लिटिल कोड लिटिल, ये हमारा एक तरह से सीक्वेंस समझ लें आप कि हम सबसे पहले टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट एक्टिविटीज़ की कोशिश करेंगे कि कोई टेस्ट केस डिज़ाइन किए जाएँ, एग्जीक्यूट किए जाएँ, उस टेस्ट केस से रिलेटेड उससे करस्पॉन्डिंग कोड जनरेट किया जाए, फिर उसको दोबारा से टेस्ट किया जाए, फिर कुछ और कोड लिखा जाए, फिर जो कुछ लिखा गया उसको टेस्ट करते रहेंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा हमें काफ़ी सारा चंक कोड का करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा फिर टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम बाय राइटिंग द टेस्ट केसेस हम अपना काम शुरू करेंगे और उन टेस्ट केसेस को हम कोशिश करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते करते हम इवेंचुअली अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लें। तो ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं कि स्क्रिप्टेड टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट्स का बड़ा थॉरो होना ज़रूरी था, डॉक्यूमेंट्स तमाम जो फेजेस थे उनके अवेलेबल होना ज़रूरी थे, बड़ा प्लान रहेगा। एक्सप्लोरेटरी में हम कहते थे कि वी हैव टू बी डायनेमिक, आवर अप्रोच शुड बी अडेप्टिव एंड हमें कुछ ना कुछ प्लान रखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग के बगैर काम कर सकें। हमारे एक दफ़ा बन जाने वाले टेस्ट केसेस को ही इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर के टेस्ट केसेस बनाने में, और फिर उसके बाद जो टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे उन्हीं को इस्तेमाल करके हम उससे अगले टेस्ट केसेस बना सकते हैं एंड सो ऑन। ये हमारी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग थी। आइए अब देखते हैं कि ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या TDD ये है क्या। यहाँ पर 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, द स्टेप इज़ अबाउट राइटिंग ए टेस्ट केस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल राइट ए टेस्ट केस, जो कि हमने ऐसे नहीं कि खुद से बैठ के कुछ सोच समझ के लिख लिया, हमें रिक्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम रिक्वायरमेंट से एक टेस्ट केस डिराइव करेंगे एंड देन विल राइट दैट टेस्ट केस। आफ्टर राइटिंग द टेस्ट केस विल एग्जीक्यूट द टेस्ट। अब अगर हमने उस टेस्ट, सबसे पहला काम देखिए इस डेवलपमेंट के पैराडाइम में हम सबसे पहला काम कर रहे हैं टेस्ट केस लिखने का। अब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोड, यानी हमें जिस कोड के लिए हमें टेस्ट केस लिखा है वो कोड अभी तक डॉक्यूमेंट ही नहीं, वो कोड अभी तक लिखा ही नहीं गया, तो उसके ऊपर रन करने से टेस्ट केस फेल ही होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम विल राइट कोड विच इज़ जस्ट इनफ कोड, यानी बेयर मिनिमम एफर्ट करके बेयर मिनिमम वो कोड लिखना है जो इस टेस्ट को पास करे। बस हमारा ऑब्जेक्टिव है ये टेस्ट पास हो जाए, वो बेयर मिनिमम या जस्ट इनफ कोड लिखेंगे सो दैट द टेस्ट केस पासिस। यहाँ पर जो हमारी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की डिस्कशन है, यहाँ पर हमारा टेस्ट के पास होने का, ये फेल होने का जो डिस्कशन है का जो मतलब है वो नीचे लिखा गया, जिसमें हमें पता चल रहा है कि एक टेस्ट केस को हम कब पास या कब फेल करेंगे। We'll call a test case, we'll say that a test case has passed, or we'll say a test has passed if the observed output or actual output, whatever we call it, is consistent with the expected output. तो अगर actual behavior और expected behavior same है, consistent है, तो हम कहेंगे टेस्ट पास हुआ है, वरना हम कहेंगे टेस्ट फेल हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये सिर्फ इतना रह जाएगा कि जो भी टेस्ट केस लिखा गया है वो पास हो गया, बस इतना सा ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो हमारा कोड ऐसा लिखा जाएगा कि बस वो उस टेस्ट को पास करे, बाकी काम बाद की बात है। फ्यूचर में कौन सा फंक्शन इसमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, क्या और फीचर्स फ्यूचर में आ सकते हैं इस्तेमाल में, ये सब कुछ हम छोड़ देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि करंट टेस्ट पास होना चाहिए।
अच्छा, अब हम 1 से लेके 3 तक रिपीट करते रहेंगे कि ये रिपीट करते करते हम ऑब्जर्व करें कि देयर इज़ इंक्रीज इन कोड साइज। हमें समझ ये आती है कि द कोड विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज अगर हम इस तरह से चलते रहे, तो इस कोड को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। तो जब इस कोड को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि हमें अब इसके ऊपर कोई एक्टिविटी, एक्सप्लिसिट एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि कोड का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो। तो उस एक्टिविटी हम कहते हैं रीफैक्टर करना। हम रीफैक्टर करेंगे ऐसे मौके पर आकर। रीफैक्टर करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कीपिंग ऑल द फंक्शनैलिटी सेम, जो फंक्शनैलिटी पहले से मिल रही है वो सबको सब फंक्शनैलिटी मिलनी चाहिए पहले की तरह। We should so keeping all that functionality same, that what we want is to improve structure of the code and increase simplicity of the code. तो ये हम जहन में रखते हुए रीफैक्टर करते हैं। रीफैक्टर करने के बाद क्योंकि हमने वो कोड को चेंज किया है, तो वी मेक श्योर कि अब हमारे सारे के सारे जो टेस्ट केस पहले पास हो रहे थे वो अब भी पास हों। यानी हमें रीटेस्ट करना पड़ेगा। हम रीटेस्ट करेंगे किस काम के लिए? हम रीटेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि हमारी फंक्शनैलिटी जो पहले पूरी हो रही थी वो सबके साथ अभी भी पूरी हो रही है। अगर वो पूरी नहीं हो रही तो हम अपने इस रीफैक्टर कोड को एक दफ़ा देखेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो ये हमारे इस साइकिल का हिस्सा बनेगा, पूरे के पूरे TDD वाले साइकिल का। टेस्ट कोड साइकिल भी कहते हैं इसको, कोड टेस्ट देन कोड साइकिल भी कहते हैं इसको। तो अब इस तरह से होगा क्या? इस तरह से हम विल कीप डूइंग दिस and we'll repeat all these steps until we come to a point, we reach a point where we would say that this is enough testing and we do not need any more testing now. There could be multiple reasons for this. One reason could be that the user stories or the user requirements that were guiding us, that were deriving the writing of test cases have now stopped. Now there are no more user requirements, or there is a very, very slow pace of user requirements, and we would say that all right, it is a mature product now, and if any new requirement comes, we'll look at it even in production or in the next version, in a later version. At this moment, we'll call it a completed product. So हम एक ऐसा पॉइंट हमारा आ जाएगा जब हम टेस्टिंग खत्म करेंगे और वहाँ पे हम कहेंगे हमारा प्रोजेक्ट मेच्योर हो चुका है, मे बी उसका वर्जन आ चुका है, नेक्स्ट वर्जन तक वो ऐसे ही रहेगा। अब इस सारे प्रोसेस को अगर हम देखें तो इसमें हमें दो चीज़ें बड़ी सेलिएंट, बड़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रही हैं। एक चीज़ तो ये है कि हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें जस्ट इनफ काम करना होता है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना फ्यूचर के बारे में कि कौन सी चीज़ और चाहिए हो सकती है, कौन से फीचर्स और चाहिए हो सकते हैं वगैरह वगैरह। हम हमेशा सिर्फ जितना काम उस टेस्ट केस को पास करने के लिए करना है उतना ही कोड करेंगे, दैट्स इट। एंड देन द सेकेंड थिंग इज दैट which is a very good thing, that we'll always have a working version of the program. This working version could be incomplete. Yes, this is possible. Okay, we have written 7-8 test cases. This is a very incomplete, sort of very initial version of the software of the system that needs to be developed, but still it is a working version. तो working version हमेशा available रहेगा। इसका मतलब क्या है? working version होने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि किसी भी वक्त अगर यूज़र को या कस्टमर को चीज़ चाहिए देखने के लिए, वो देख सकता है कि चल रही है। तो ये जो दो चीज़ें, ये तो पेयर प्रोग्रामिंग के बड़ा खासा है। पेयर प्रोग्रामिंग में यही चीज़ें कही जाती हैं, डू जस्ट इनफ एंड ऑलवेज हैव अ वर्किंग वर्जन। एजाइल मेथड्स में हमारी जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है ये बड़ी यूज़फुल है, और ख़ास तौर पर जब पेयर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व हुई हो तब तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। एक हमारा जो मेंबर है टीम का, वो डायरेक्शन सेट कर सकता है बाय राइटिंग टेस्ट केसेस, और दूसरा मेंबर उसी डायरेक्शन के अंदर टेस्ट केसेस को मीट कर उनको पास करते करते कोड लिख के अपना सिस्टम इवॉल्व कर सकता है, उसका साइज इंक्रीज कर सकता है, उसके फंक्शनैलिटी इनहेंस कर सकता है। तो ये बेहतरीन अप्रोच है इस तरह की सिचुएशंस के अंदर। दूसरी चीज़ हमें देखनी चाहिए, वो जो दो पॉजिटिव चीज़ें थी वो तो हमें देख ली, डूइंग जस्ट इनफ एंड ऑलवेज हैविंग वर्किंग वर्जन। एक चीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए वो है फॉल्ट आइसोलेशन। इस पूरे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में, डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर फॉल्ट आइसोलेशन क्या आसान है या मुश्किल है? हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पर देखा था कि हमें फॉल्ट लोकेट करने की कैपेबिलिटी मिलनी चाहिए, फॉल्ट लोकेट करना आसान होना चाहिए, हमारी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो। अगर फॉल्ट लोकेट करना आसान ना हो, उसको आइसोलेट करना आसान ना हो, तो हमारे लिए ठीक ठाक हमें काफ़ी ठीक ठाक एफर्ट लगानी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई के वेयर इज़ द फॉल्ट एंड देन
will need a lot of effort to actually resolve that issue or fix that fault or correct that fault. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम हर दफ़ा क्या करते हैं, एक टेस्ट केस लिखते हैं, उस टेस्ट के अगेंस्ट थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं और दोबारा टेस्ट करते हैं। दोबारा टेस्ट करते हैं, हम दो तरह के टेस्ट करते हैं। एक तो अभी लिखा हुआ टेस्ट, उसको देखते हैं हम चला के कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर वो नहीं चल रहा तो उसका मतलब है जो हम ये टेस्ट केस इसी पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड था, यानी एक कोड हमने एक टेस्ट केस को देख के लिखा है ना कि इस टेस्ट केस को पास होना चाहिए। अगर अभी भी टेस्ट केस पास नहीं हुआ तो यकीनन हमारे कोड में अभी भी मसला है। जब तक ये वाला टेस्ट पास नहीं होता हमारे कोड में मसला है। तो फॉल्ट आइसोलेट हुआ है, फॉल्ट लोकेट कर चुके हैं हम, कितनी जगह पर फॉल्ट, किस सेगमेंट में फॉल्ट मौजूद है वो हमें नज़र आ रहा है। वंस दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज पास्ड, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे पहले चलने वाले तमाम के तमाम टेस्ट केस दोबारा चलाएंगे। अब अगर उनमें से कोई एक टेस्ट केस चलना बंद कर गया है, अब वो फेल हो रहा है, अब भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे अभी रिसेंटली एडिट कोड की वजह से मसला आया होगा। तो जो रिसेंटली एडिट कोड है यही प्रोबेबल प्लेस है फॉल्ट की। तो इसका मतलब है कि इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत आसानी से फॉल्ट तक पहुंच सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग लॉट ऑफ अदर कोड सेगमेंट्स एंड मॉड्यूल्स। एक एग्जांपल अगर हम देख लें तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस अप्रोच में हो क्या रहा होता है। This approach is usually guided by a sequence of user stories, or it is dependent on the order in which user stories arrive. यूज़र ने यूज़र स्टोरीज देनी शुरू की हैं। उसने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं सिस्टम में लॉगिन कर सकूँ, मैं चाहता हूँ कि सिस्टम में लॉगिन करने के बाद मैं कोई ऑर्डर कर सकूँ, मैं ऑर्डर करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कितने ऑर्डर किए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से यूज़र स्टोरीज देता जा रहा है। जिस ऑर्डर में वो यूज़र स्टोरीज दे रहा है उस ऑर्डर में ही हम टेस्ट केसेस बना रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर यूज़र स्टोरीज हमें पता, मतलब हमें ये नहीं हो सकता कि एक 7वें नंबर पर जो यूज़र स्टोरी आनी है उसका टेस्ट केस हम पहले लिख चुके हों, ये मुश्किल काम है। हमें किसी ऑर्डर में यूज़र स्टोरीज मिलेंगी और हम उसी ऑर्डर के तहत चला रहे होंगे। और अब ज़ाहिर बात है एजाइल मेथड्स में हम कह रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन है, और एजाइल मेथड इस्तेमाल करते हुए हमें पता है कि अगर एक यूज़र ने स्टोरी लिखी है तो वो स्टोरी जब हमने इम्प्लीमेंट की होगी तो एक वर्किंग सॉफ्टवेयर उसको मिलेगा। वो जो वर्किंग सॉफ्टवेयर मिलेगा उस वर्किंग सॉफ्टवेयर को देखकर यूज़र के ज़हन में मज़ीद स्टोरीज आएंगी। तो एडिशनल यूज़र स्टोरीज आएंगी तो उन एडिशनल यूज़र स्टोरीज के लिए एडिशनल टेस्ट केसेस भी आएंगे। अब तो यूज़र स्टोरीज जैसे से आ रही हैं उस तरह से ही हम टेस्ट केसेस डिज़ाइन करते जाएंगे, और एडिशनल टेस्ट केसेस हमारी एडिशनल स्टोरीज के साथ जो आ रहे होंगे उनको अभी उसमें ये चीज़ देखनी होती है, अगर ये टेस्ट केसेस आपस में कहीं इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि कोई एक स्टोरी ऐसी है जो पिछली स्टोरी से कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो अब उसके हिसाब से टेस्ट केस का सेट भी, हमारा पूरा टेस्ट सूट भी है वो भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो नेक्स्ट डेट फंक्शन है उसकी यूज़र स्टोरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये 25 यूज़र स्टोरीज। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा यूज़र स्टोरी किस तरह की होती है। एक यूज़र स्टोरी द प्रोग्राम कंपाइल्स, उससे अगली अ डे कैन बी इनपुट एंड डिस्प्लेड, यानी इस प्रोग्राम को हम एक इनपुट दे के डिस्प्ले कर देंगे। अ डे अबव मैक्सिमम कैन बी डिटेक्टेड, ये मैं नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। नंबर 7 अ मंथ बिलो मिनिमम कैन बी डिटेक्टेड। तो हम यहाँ पर साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ बता रहे हैं कि हमारे सिस्टम ने कौन सी वैलिड इनपुट और इनवैलिड इनपुट्स भी देखनी है, ये भी हम साथ बता रहे हैं अपनी यूज़र स्टोरी के अंदर। तो यूज़र स्टोरीज इस तरह की आएंगी हमारे कस्टमर की तरफ से। यूज़र स्टोरीज आ गई। अब हमने जैसे कहा कि जिस ऑर्डर में स्टोरीज आएंगे उसके हिसाब से टेस्ट केसेस बनेंगे। तो अब देखते हैं कि इसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस कैसे बन सकते हैं। पहली 4-5 स्टोरीज देख लेते हैं एज एन एग्जांपल, ताकि हमें समझ आ जाए। मसलन ये हमारी पहली 4 यूज़र स्टोरीज हैं, इसमें उनके अगेंस्ट कोड भी बताया गया है। यहाँ पर एक सिर्फ चीज़ नोट करने वाली है कि एक वक्त में एक टेस्ट केस दिखाया गया है हर सेल के अंदर, यहाँ पर भी और इस तरफ भी एक एक टेस्ट केस दिखाया जा रहा है। वैसे ही हर दफ़ा होगा क्या कि फॉर एग्जांपल जो यूज़र स्टोरी 4 के वक्त टेस्ट केसेस हैं उसके अंदर नंबर 3 वाले टेस्ट केसेस होंगे ही होंगे। अगर आप देखें तो जैसे ही इनपुट 15 असल में यहाँ से आ रही है, इनपुट 11 भी यहाँ से आ रहा है, और मैं नई चीज़ ऐड की है 2005 की, तो बिल्कुल ऐसे ही 15 और 11 के केस में ये 15 इधर भी आ रहा है। और हमें पता है कि जब हमने इनपुट चेक की है, इनपुट 15 देकर डे की वैल्यू आउटपुट 15 चेक की है यूज़र स्टोरी 2 के केस में, तो यकीनन हमने नेक्स्ट डेट सोर्स कोड दे के ये मेक श्योर कर लिया है कि कोड कंपाइल होता है, ये प्रोग्राम कंपाइल होता है। तो
हमने यानी इस पूरे ऑर्डर के अंदर टेस्ट केसेस हमेशा एग्जीक्यूट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़र स्टोरी नंबर 3 के लिए टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैं ये पहला टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करूँगा, फिर मैं ये दूसरा टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करूँगा और ये तीसरा टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करूँगा। ये तीनों टेस्ट एग्जीक्यूट करने का मतलब है मैं यूज़र स्टोरी 3 की के अगेंस्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। तो पुराने टेस्ट केसेस मेरे टेस्ट सूट का पार्ट रहेंगे, हमेशा ये टेस्ट केस जो है वो इकट्ठे होते जा रहे होंगे। और पहली यूजर स्टोरी फॉर एग्जांपल थी द प्रोग्राम कंपाइल्स, ये टेस्ट केस बनाया गया, इसके अगेंस्ट के जी इनपुट द टेस्ट डेट सोर्स कोड, यानी कोई भी सोर्स कोड आएगा और एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि प्रोग्राम कंपाइल होता है। अब इसके अगेंस्ट क्या कोड लिखा जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कोड इस तरह का होगा जी प्रोग्राम एक एम्प्टी फाइल जरूर हो जो कि नेक्स्ट डेट और एंड डेट के जो मतलब जो नाम है ना, तो हमें ये एक एम्प्टी प्रोग्राम मिलेगा ताकि नेक्स्ट डेट का सोर्स कोड है वो इनपुट आने पे कम से कम कंपाइल होता हो। अब हमने क्या किया, उससे अगली कॉरस्पॉन्डिंग कोड में अगर हम देखें तो हमने सिर्फ ये जो बोल्ड पोर्शन है डिम दिस डे एज इंटीजर, यानी डिक्लेरेशन हो रही है, इनपुट ली जा रही है और आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, ये 3 लाइनें नई ऐड की हैं एग्जिस्टिंग कोड के अंदर। तो बोल्ड में जो है ये न्यूली एडिड कोड है और बाकी कोड हम उसको नॉर्मल फॉन्ट में रख रहे हैं, नॉर्मल फॉन्ट फेस के अंदर दिखा रहे हैं इधर। तो हमारा अगर आप देखिए हमारा प्रोग्राम ग्रो कर रहा है। सबसे पहले सिर्फ 2 लाइन्स थी, ये इस पर्टिकुलर टेस्ट केस नंबर 1 को एग्जीक्यूटेबल उसको पास करवाने के लिए हमें सिर्फ ये 2 लाइन्स लिखी। एक एम्प्टी फाइल है फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट डेट के नाम से कंपाइल जरूर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगले टेस्ट केस में हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है और एक इनपुट दी है, सॉरी एक इनपुट लिए यूज़र से, और वहाँ पर हम इनपुट में 15 को चेक कर रहे होंगे और हम कोशिश करेंगे आउटपुट में भी 15 जो है वो प्रिंट हो रही हो। हम ज़ाहिर बात है इसी दिस डे के फंक्शन वेरिएबल को ही डिस्प्ले करवा रहे हैं इधर। अब टेस्ट केस नंबर 3 ये है कि जो यूज़र स्टोरी 3 के अगेंस्ट है कि एन इनपुट मंथ कैन बी डिस्प्लेड, तो यूज़र स्टोरी मीट करने के लिए एक इनपुट मंथ लिया जाएगा विच इज़ 11 इन दिस केस। तो हम चाह रहे हैं कि जो इनपुट आई है वो डिस्प्ले भी हो। तो इसके अगेंस्ट जो बोल्ड फेस में कोड है, एक ये वाली लाइन है, एक ये मंथ इनपुट लेने की लाइन है और एक मंथ को आउटपुट करने की लाइन है। बाकी सारा कोड अगर आप देखें, ये कोड हमने पहले वाले हिस्से वाला कोड जो था उसको अब वो बोल्ड फेस में नहीं है, ये सिस्टम का पार्ट बन चुका हुआ कोड है। ये हमारा प्रोग्राम ऐसा ऐसा ग्रो करता जा रहा है। टेस्ट केस नंबर यूजर स्टोरी नंबर 4 के टेस्ट केस लिखा गया जस्ट अब इसमें नई चीज़ क्या आई है, ईयर की आई है। वी हैव रिटन कोड जस्ट टू मेक श्योर कि अब ईयर कम से कम चल रहा है। पहले वाली चीज़ें भी हम अगर आप देखें तो बेयर मिनिमम काम कर रहे थे हम, जस्ट टू मेक अ मंथ विजिबल या उसके उसको एज आउटपुट लेने के लिए हमें 3 लाइन्स लिखनी पड़ी थी। यूजर स्टोरी 3 के लिए वो हमें 3 लिखी थी। अब फिर हमें 3 लाइन्स लिखनी पड़ी यूजर स्टोरी 4 के लिए, हम वही 3 लाइन्स लिख रहे हैं जिनको मैं यहाँ पे ब्लू टिक मार्क कर रहा हूँ। तो ये 3 लाइन्स हमारी आने के बाद क्या हुआ, हमारा टेस्ट केस सॉरी यूजर स्टोरी 4 के अगेंस्ट जो टेस्ट केस था उसके अगेंस्ट उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखा गया। अभी जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखा गया, इस कॉरस्पॉन्डिंग कोड को अगर हम देखें ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने के लिए। हम हो सकता है कि हम चाहें कि इनपुट्स की चीज़ें अलग कर दें, आउटपुट एक जगह इकट्ठी कर दें, या कुछ भी इस तरह की चीज़ सोच सकते हैं, या मे बी हम किसी और तरीके से इसको स्ट्रक्चर बेहतर कर सकें। तो अब सपोज हमने सोच लिया इन 4 स्टोरीज के बाद कि हम पहले स्टेप नंबर 1, 2, 3 जो हमने देखा था TDD का वो परफॉर्म करते जा रहे हैं। नाउ वी हैव ऑब्जर्व के द कोड इज इन अ स्टेट विच नीड्स रीफैक्टरिंग, तो हम स्टेप नंबर 5 पर जाते हैं और रीफैक्टरिंग करते हैं। रीफैक्टर करने के बाद कोड की सपोज ये शक्ल निकल आती है। अब हमने क्या किया, हमने तीनों वेरिएबल्स एक ही दफ़ा बजाय से 3 अलग अलग लाइंस लें, हमने रीफैक्टर करते हुए तीनों वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिए और इनपुट भी तीनों को हमने एक ही दफ़ा ले लिया इकट्ठे, एंड आउटपुट भी हमने इस तरह डिस्प्ले करवा दी। तो हमने कोड का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बदल दिया है इस केस में। तो ये हमने रीफैक्टर, दिस एग्जांपल इज जस्ट टू शो कि व्हाट विल रीफैक्टरिंग डू। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है अभी कि हमने ये काम सही किया है गलत किया, इससे बेहतर अप्रोच अवेलेबल थी रीफैक्टर करने की, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वक्त। हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट मिसाल के तौर पे हमारी यूजर स्टोरी नंबर 5 है। यूजर स्टोरी नंबर 5 ये थी कि अ डे बिलो मिनिमम कैन बी डिटेक्टेड, यानी एक इनवैलिड वैल्यू ऑफ डे
को पकड़ ले सिस्टम। तो इधर टेस्ट केस यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, ये जो टेस्ट केस लिखा हुआ है, इस टेस्ट केस को इसमें हमें इनपुट आ रही है 0 जो कि डे की वैल्यू है, 11 मंथ की वैल्यू है, 2005 ईयर की वैल्यू है। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि एक मैसेज आना चाहिए कि 0 इज बिलो मिनिमम। अब टू मीट दिस टेस्ट केस या टू मेक दिस टेस्ट केस पॉसिबल, what we will do as a developer, the developer should write this piece of code such that this particular output is observed. तो इसने क्या करना है, इसने एक चेक लगा लिया जिसमें उसने डे की वैल्यू एक रेंज से नीचे चेक कर लिया और उसके अगेंस्ट एक मैसेज दे दिया क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट इज बिलो मिनिमम, 0 इज बिलो मिनिमम की आउटपुट है, तो दिस डे इज बिलो मिनिमम की हमें आउटपुट मिल गई है। बाकी मंथ और ईयर पहले की तरह हमारे आउटपुट हो रहे होंगे। यूजर स्टोरी नंबर 6, अ डे अबव मैक्सिमम कैन बी डिटेक्टेड। अब यहाँ पर भी एक रेंज ही है, ये जो रेंज है ये अब हम अपर रेंज की तरफ चले गए हैं। ये टेस्ट केस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाया हमने, उसका डेटा तो लिया, हमें 32 ले लिया इन फॉर द वेरिएबल डे, बाकी दोनों वैलिड वैल्यूज़ हैं। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं अपनी पुरानी टेस्टिंग के जो भी टेक्निक्स हमने देखी हैं उनके अंदर। तो बाकी 11 और 2005 वैलिड वैल्यूज़ हैं और 32 हमने एक इनवैलिड वैल्यू ली है। नाउ वी वांट दैट द रिजल्टेंट सिस्टम actually detects this problem and gives us a message that 32 is a value which is above maximum allowed value. तो अब हमने अब वंस अगेन जो बोल्ड में कोड लिखा गया है ये वो कोड है जो अभी अभी ऐड हुआ है, बाकी कोड अब हमारा प्रोग्राम का पार्ट बन चुका हुआ है। नाउ देयर इज अ चेक व्हिच sees that the value for the variable day is greater than 31. If दिस इज़ द केस तो ये मैसेज शो कर देगा, एरर मैसेज जो रिक्वायर्ड था। अदरवाइज वो पहले की तरह डे, मंथ एंड ईयर डिस्प्ले कर देगा प्रोग्राम हमारा। अब ये दिस इज़ द बेयर मिनिमम कोड रिक्वायर्ड टू मेट दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर सपोज हमें फिर समझ आती है कि हमें रीफैक्टर करने की ज़रूरत है, तो हम रीफैक्टर कर सकते हैं। हमने जो रीफैक्टर किया कोड, तो हमने एक नेस्टेड इफ लगा ली और नेस्टेड इफ लगा के हमने अपना कोड उसका स्ट्रक्चर बदल दिया। वंस अगेन ये बताता चलूँ कि हमारा मकसद यहाँ पर ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सी अप्रोच बेहतर थी रीफैक्टरिंग की, या किस रीफैक्टरिंग को हम कह सकते हैं दूसरी रीफैक्टरिंग से बेहतर थी। हम सिर्फ यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट किस तरह से हम किसी पॉइंट पर ये डिटर्मिन करने के बाद कि अब रीफैक्टरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हम कैसे रीफैक्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं और हमारी टेस्ट ड्रिवन अप्रोच कैसे चलती है। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने एक इनवैलिड इनपुट के लिए जो पूरा एल्स का केस है उसमें हम चले गए और वहाँ पर जाकर हमने चेक किया कि अगर वैलिड रेंज से नीचे यानी स्टार्टिंग रेंज से नीचे की वैल्यू है तो उसको अलग चेक कर लिए, अगर स्टार्टिंग रेंज से बाहर की वैल्यू है यानी लार्जर वैल्यू है तो उसको हमने अलग चेक कर लिया। लेस दैन 31 की इफ़ अलग है और ग्रेटर दैन 31 की इफ़ अलग है। और जो हमारा बिल्कुल वैलिड रेंज के अंदर चीज़ें आ रही हैं उस वैलिड रेंज के अंदर चीज़ें हमारी इस इफ़ में चेक हो रही होंगी। नोटिस दैट हमें यहाँ पर टेम्पटेशन हो सकती थी कि जब हम डे को चेक कर रहे हैं तो साथ ही हम मंथ और ईयर को भी चेक कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी नॉट चेकिंग मंथ एंड डे इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट के इन दिस पर्टिकुलर सूडो कोड जो कि हमने यूजर स्टोरी 6 के अगेंस्ट लिखा, और इसके रिफैक्टर्ड वर्जन में भी हमने ये क्यों नहीं किया? ये आपके जहन में सवाल आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि जो समझने वाली यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही वो ये है कि जब हमने टेस्ट केस इस रिफैक्टरिंग के बाद रीटेस्ट करना है तो हमें सारे के सारे टेस्ट केसेस जो भी तक हम बना चुके हैं फॉर यूजर स्टोरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब के सब चला के दोबारा देखने हैं।
नाउ विल हैव अ क्लास एक्टिविटी। उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मेट देखा था एक टेबल के अंदर जिसमें मैंने इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाई हुई थी, बस उस तरह से ही आपने सबसे पहले यूज़र स्टोरी का आईडी लिखना है, फॉर एग्जांपल यूज़र स्टोरी आईडी 7। उसके बाद यूज़र स्टोरी लिखनी है। आपको शुरू में एक टेबल नज़र आ रहा होगा दूसरी या तीसरी स्लाइड के ऊपर, तीसरी स्लाइड पर प्रॉबली उस टेबल में से यूज़र स्टोरी नंबर 7 चूज़ करें, उसको पिक करें, राइट दैट स्टोरी, और उसके बाद उसके आगे इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखें। बस इतना ही काम करना है, आपने सूडो कोड नहीं लिखना अभी। सो यू हैव टू डिज़ाइन टेस्ट केसेस फॉर यूजर स्टोरी नंबर 7, 8, 9, 10। तो आपके पास उस टेबल की 4 रोज आ जाएंगी, और जो कॉलम्स होंगे उनमें से पहला कॉलम आपको यूजर स्टोरी आईडी का होगा, दूसरा कॉलम यूजर स्टोरी का होगा, तीसरा कॉलम आपके टेस्ट केस का होगा।